हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 बहुत लंबा खींच रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हमको पढ़ने हैं। ठीक है, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमको जानना है जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, जहां पे आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के हम लोग 35 तक देखेंगे। तो ऑलरेडी हमने आर्टिकल नंबर 21 तक देख लिया था, 21A भी देखा था। आज हम लोग आर्टिकल नंबर 22, 23, 24, 25 तक देखेंगे। ठीक है, शायद मैंने 26 भी आज ही कवर करने को लिया, एक बार देख लेता हूँ। 25 तक नहीं, 25 तक है, तो 25 तक हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आर्टिकल नंबर 22, तो आर्टिकल नंबर 22 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो आपका कभी भी अगर डिटेंशन हो जाए, अरेस्ट हो जाए, तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या प्रोटेक्शन मिल सकता है। ठीक है, एक सिटीजन का क्या फंडामेंटल राइट्स है इस मामले में, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, तो आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्संस हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। डिटेंशन इज ऑफ टू टाइप्स, नेमली प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। अब डिटेंशन दो तरीके का होता है, या तो प्यूनिटिव डिटेंशन हो सकता है या फिर आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है। ठीक है, तो आप देखो कि ये दोनों में अंतर क्या है। प्यूनिटिव डिटेंशन वो डिटेंशन है, मान लीजिए आपने कोई एक क्राइम किया है एंड आपका ट्रायल चल रहा है या आपका ट्रायल हो चुका है, एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू एनी ऑर्डर या कोर्ट का ऑर्डर या जज साहब के ऑर्डर के हिसाब से आपको डिटेन किया गया है। ठीक है, देन हम लोग उसको बोलते हैं क्या? प्यूनिटिव डिटेंशन। राइट, ओके। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये नाम से क्लियर है कि प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, आपने क्राइम नहीं किया तो ऑब्वियसली ट्रायल कहां से होगा, बट स्टेट को लग रहा है, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको लग रहा है कि आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आपके किसी भड़काऊ बयान से, ठीक है, जो पब्लिक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो बिकॉज ऑफ प्रिवेंशन आपको क्या किया जाएगा? प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जाएगा। ठीक है, बट हाँ, इसमें बहुत सारी बातें हैं। अब ऐसा नहीं कि स्टेट को कुछ भी लग रहा है। ठीक है, स्टेट को अगर लग रहा है कि हाँ 1 लाख लोगों का प्रिवेंटिव डिटेंशन कर दो तो वो आउट ऑफ नोवेयर कर देंगे, ऐसा नहीं है। स्टेट को या एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ प्रूफ भी शो करना पड़ेगा। राइट, ओके। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ओनली अ प्रिकॉशनरी मेजर एंड बेस्ड ऑन सस्पिशन। ठीक है, आप शक के बिना पे किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए लेके जा सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे यही लिखा हुआ, देखो बहुत सारी चीजें मैंने नोट्स के लिए दे रखा है, आप आराम से पढ़ सकते हो। मैं आपको इसका जो समरी है वो चीज बता देता हूँ। ठीक है, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। ठीक है, आप इन्फॉर्म किए बिना किसी को भी कस्टडी में नहीं रख सकते, आपको जज साहब को, मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एंड उस इंसान का जिसको आपने डिटेन किया है, उसका ये भी राइट है कि वो अपना लीगल प्रैक्टिशनर, आई मीन उसके साथ कंसल्ट कर पाए, उसको एक वकील दिया जाए। ठीक है, तो as soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. ठीक है, इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते। राइट, ओके। अगेन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो 24 आवर्स तक, वैसे तो मतलब वैलिड रहेगा 3 महीने तक, बट आपको डिटेन करने के 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने आपको उसको खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, he or she need to be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours। इसलिए बहुत सारे मूवीज वगैरह में आप देखोगे कि अगर किसी को डिटेन किया गया तो डायरी में उसका एंट्री शायद थोड़ा वो लोग लेट से करते हैं, क्योंकि डायरी में एंट्री जितना लेट से करेंगे तो 24 आवर्स उतना ही लेट से पूरा होगा। राइट, ओके। अगेन थर्ड पॉइंट ये है कि ये दोनों ही जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए हैं, ये जो दोनों प्रोटेक्शन है, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन, ये दोनों ही एनिमी एलियन के लिए ये लागू नहीं होते। या फिर देखो दो चीज है, एनिमी एलियन के लिए लागू नहीं होते, या फिर अगर किसी को अरेस्ट किया गया है अंडर सर्टेन
लॉ, ठीक है। अभी अगर कोई एक पर्टिकुलर लॉ है, पार्लियामेंट ने ऐसा कुछ एक लॉ पास किया है जिसके तहत उसको, जिसके वायलेशन के अगेंस्ट में उसको डिटेन किया गया है, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड लॉ के तहत अगर उसको डिटेन किया गया है, या फिर अगर वो एनिमी एलियन है, तो फिर उस पे ये सारे आर्टिकल 22 के प्रोटेक्शन जो एक सिटीजन को मिलते हैं, मिलने चाहिए, ठीक है, तो वो सारी चीजें लागू नहीं होती है, राइट। ओके आगे देखते हैं। ओके अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि the Supreme Court also ruled that the arrest and detention in the first part of Article 22 do not cover, ठीक है, अरेस्ट या डिटेन करो आप, ये जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है ये कौन से सेगमेंट को कवर नहीं करता, ठीक है। जैसे आपका अगर सिविल अरेस्ट हुआ है, या फिर अगर जज साहब ने ही, कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया है कि उसको आप डिटेन करके लाओ, ठीक है, तो या फिर अरेस्ट ऑन फेलियर टू पे इनकम टैक्स, या फिर डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन, तो इस तरीके के मामले में आपका, आपके ऊपर मतलब सिटीजन को जितने भी प्रोटेक्शन मिले हुए हैं, सिटीजन को जितना भी लिबर्टी फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है आर्टिकल 22 के तहत, आर्टिकल 22 के अंदर, तो वो सारे प्रोटेक्शंस यहाँ पे लागू नहीं होते। दे अप्लाई ओनली टू एन एक्ट ऑफ अ क्रिमिनल और क्वासी क्रिमिनल नेचर और सम एक्टिविटी प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, राइट, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, नहीं भी बताने से होगा, बट मुझे लगा चलो मैं बता देता हूं क्योंकि इससे कनेक्टेड है। 44th अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 में, उसमें एक एडवाइजरी कमेटी बैठाई गई थी। एडवाइजरी कमेटी के बारे में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। वहां पे ये बोला गया था कि 3 महीने से 2 महीने इसको कर दिया जाए। However, this provision has not yet been brought into force, hence the original period of 3 months continues, ठीक है। तो अब देखो, अब आप बोलोगे कि रिड्यूस तो कर दिया गया, तो फिर इसको क्यों नहीं किया गया। अब देखो, हाँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो ओवरऑल पीरियड होता है, वो पीरियड होता है 3 महीने का। अब अभी अगर आपने किसी को 3 महीने तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा है एंड आपको आगे भी उसको रखना है, तो फिर एक एडवाइजरी कमेटी बैठेगी, उस एडवाइजरी कमेटी को हेड करेंगे, लीड करेंगे कोई जज, या जज हाईकोर्ट का जज, या फिर हाईकोर्ट का जज बनने लायक जिसका एलिजिबिलिटी है, वो इंसान लीड करेगा। एंड वो अगर आगे बोलता है कि हाँ उसको और 3 महीने के 3 महीने के लिए आप रख सकते हो, डिटेन कर सकते हो, तो आप रख सकते हो। ओके ओके, अब यहाँ पे ये चीज आपने सुन लिया एडवाइजरी कमेटी के बारे में। अब यहाँ पे सुनो कि अगर अमेंडमेंट हो चुका है, तो फिर ये यहाँ पे नॉट येट बीन ब्रॉट इनटू फोर्स, अब ये कमेंस क्यों नहीं हुआ। अब देखो, 2 चीज होता है ना, एक होता है पार्लियामेंट जो लॉज बनाती है, एक होता है एग्जीक्यूटिव जो उस लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं, कमेंस करते हैं। अब जैसे सीएए के बारे में आपने सुना, तो सीएए तो बहुत पहले मतलब पास हो चुका था पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट सर ने साइन भी कर दिया था, बट उसका एग्जीक्यूशन बहुत बाद में जाके हुआ, राइट। तो कोई लॉ पास करना, ठीक है, वो बिल पास करना, प्रेसिडेंट सर का साइन उस पे लेना, ये पूरा प्रोसेस है पार्लियामेंट का, बट उसको इंप्लीमेंट कब किया जाए, उसका कमेंसमेंट कब होगा, ये एग्जीक्यूटिव्स के हाथों में है, राइट। चलो आगे देखते हैं, आर्टिकल नंबर 22, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। तो जो ह्यूमन बीइंग्स का जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह होता है, या फिर बेगरी भी हमारे कंट्री में बहुत था, ठीक है, बेगरी एज ए बिजनेस बहुत था, कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बहुत बच्चों को या बहुत ओल्डर लोगों को रास्ते पे रखा हुआ है भीख मांगने के लिए, एंड उनसे जो कलेक्शन होता है उनका 50% वही लोग लेके चले जाते हैं, या पूरा का पूरा ही लेके चले जाते हैं, उनको थोड़ा बहुत कुछ दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो फोर्स्ड लेबर था, या जो बैगरी वाला जो बैगर्स वाला जो धंधा था, तो ये हमारे देश में बहुत पहले से चला आ रहा था, बट अभी इस पे, अभी नहीं, बहुत पहले ही इस पे रोक लगा दिया गया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 23, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बैगर एंड अदर सिमिलर फोर्स्ड forms of forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offense punishable in accordance with law, ठीक है। अब ये अवेलेबल नहीं है, दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। ऐसा नहीं कि आप देश के किसी से करवा रहे हो,
आप अगर बाहर से कोई प्राइवेट लेके आ गए करवा रहे हो तब भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है चीज, इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट पर्संस, ठीक है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अगर आपसे ऐसा कुछ करवा रही है तब तो ये मतलब इनवैलिड है ही, इलीगल है ही, और अगर आप प्राइवेट कोई इंसान आपसे कुछ ऐसा कुछ करवा रहा है तब भी ये इलीगल है, राइट। चलो, तो अब देख लो कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स ये इंक्लूड किस किस चीज में होगा। सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन विमेन चिल्ड्रन लाइक गुड्स, इमोरल ट्रैफिक इन ह्यूमन चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है। देवदासी सिस्टम एंड स्लेवरी सिस्टम तो बहुत पहले से चला रहा था, उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। देवदासी सिस्टम क्या है, बेसिकली पहले मंदिरों में मतलब औरतों को रखा जाता था कि सेवा करने के लिए, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इस चीज को लार्ज स्केल में कन्वर्ट कर दिया गया, लाइक स्लेवरी में कन्वर्ट कर दिया गया इस चीज को, ठीक है। इसको जुल्म की तरह देखने लग गए लोग, तो इसीलिए देवदासी सिस्टम एंड स्लेवरी सिस्टम इन दोनों को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इन दोनों को भी अभी ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये अभी नहीं कर सकते, ठीक है। ये दिस इज इलीगल। टू पनिश दीज एक्ट्स द पार्लियामेंट हैज मेड द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। अब इसमें क्या है आर्टिकल 24 में कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment, okay। अब इसमें क्या है, इसमें नोट है, मतलब सिंपल चीज है। अब हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट मतलब कि अगर मान लो कोई केमिकल फैक्ट्री है, कोई सीमेंट फैक्ट्री है जहाँ पे केमिकल्स का यूज होता है, कोई अगर क्रैकर्स इंडस्ट्री है, ठीक है, तो 14 ईयर्स से छोटे बच्चों को आप किसी भी ऐसे काम के लिए इंक्लूड नहीं कर सकते, ओके। 2006 में क्या हुआ, द गवर्नमेंट बैन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक सर्वेंट और वर्कर्स इन बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स लाइक होटल, ढाबाज, रेस्टोरेंट। ऐसे भी अगर कहीं पे बच्चे दिख गए, ठीक है, तो वहां के ओनर के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, ओके। It warned that anyone employing children below 14 years old would be liable for prosecution and penal action under Child Labor Act, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा आर्टिकल 24 में ये बातें थी। आर्टिकल 25 क्या कहता है देखते हैं, ओके। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ये ऐसा कहता है कि जैसे मान लो कि आप किसी पर्टिकुलर धर्म से हो, एक पर्टिकुलर रिलीजन से हो, बट आपको कोई और किसी और रिलीजन का कोई भी एक पर्टिकुलर चीज, कोई भी एक पर्टिकुलर रिचुअल अच्छा लगता है, तो आपने उसको प्रैक्टिस किया, आपने उसको सीखा, उनके जो प्रवचन है, जो भी मॉरल बातें हैं आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आपने इसके बारे में और भी जाना, और भी नॉलेज गैदर किया। नॉलेज गैदर करते 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 ऐसा एक टाइम आया कि आपको लगा कि मैं इस चीज को मतलब और भी एक्सप्लोर करूंगा, मैं इस चीज को और भी स्प्रेड आउट करूंगा एंड मैं प्रवचन दूंगा, ठीक है। आप किताब भी लिख सकते हो एंड मैं इवन उस धर्म को ही मानूंगा, तो वो आप कर सकते हो। ऐसा कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको डिनाई किया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजन of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion, ठीक है। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, उसको स्प्रेड भी कर सकते हो, हाँ। बट आप अगर कोई रिलीजन स्प्रेड कर रहे हो तो आप किसी दूसरे रिलीजन के बारे में कुछ भी अपशब्द नहीं कह सकते, ठीक है। उन दूसरे किसी रिलीजन को आप डिमीन नहीं कर सकते, जिससे पब्लिक ऑर्डर एंड मोरलिटी डिस्टर्ब हो जाए एंड एक मतलब केओस का सिचुएशन क्रिएट हो जाए, right? Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law, okay, ठीक है। ये सब तो बेसिक है, okay। देन इसमें ये भी बोला गया है, इसके दो एक्सप्लेनेशन है। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशंस ऑफ ए पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ द हिंदूज। चलो, ये बेसिक एक चीज है सोशल वेलफेयर के बारे में। अच्छा, इसका दो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। ये दोनों इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन क्या है कि जैसे वेयरिंग एंड कैरिंग किरपान्स। किरपान्स क्या होता है, एक छोटा सा सोड टाइप का, एक नाइफ टाइप का होता है जो सिख धर्म के कुछ लोग कैरी करते हैं, ठीक है। अब ये उनको कैरी करना
सिख धर्म के लोगों को, सिख रिलीजन के लोगों को कैरी करना ये बनता है, ये लीगल है। क्यों लीगल है? क्योंकि ये उनके रिलीजन का एक पार्ट है, उनके अटायर का, रिलीजन का एक धार्मिक वस्तु है, राइट। बट अगर कोई किसी और रिलीजन को ये एप्लीकेबल नहीं है, ओके, shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, इन सब क्लॉज बी ऑफ द क्लॉज रेफरेंस टू हिंदूज, अब हिंदूज मतलब क्या है, shall be construed as including a references to persons professing Sikh, Jains and Buddhist religion को हिंदूज के अंडर ही माना जाएगा, एंड द रेफरेंस टू हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन shall be construed accordingly। ठीक है, तो मुद्दा बात यही है कि इन तीनों रिलीजन्स को हिंदूज के अंडर ही माना जाएगा। ठीक है, इसी के साथ एक ही अलाइनमेंट में इनको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने 3-4 आर्टिकल्स के बारे में, 4 आर्टिकल्स के बारे में देखा है। एक आर्टिकल नंबर 22, ठीक है, जिसमें हमने 2 तरीके के डिटेंशन के बारे में पढ़ा, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव, एंड ज्यादातर लॉज जो है वो मतलब ज्यादातर बातचीत जो हमने की वो प्रिवेंटिव के बारे में की। 23 के बारे में क्या है कि फोर्स लेबर्स या फिर बैगर्स, इनके बारे में वो आप एज ए बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्स लेबर नहीं रख सकते। इसमें और क्या क्या चीजें हैं, देवदासी सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ वुमेन, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारी चीजें नहीं कर सकते। फिर 24 हमने क्या देखा कि आप बच्चों को, 14 साल के कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, हेजर्डस एम्प्लॉयमेंट, ढाबा, होटल्स, इनमें काम करने के लिए नहीं रख सकते। देन 25 में हमने क्या देखा कि हमको कभी भी कोई भी कुछ भी ठीक लगेगा तो हम लोग कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, सो फार एज पब्लिक ऑर्डर और मोरलिटी डिस्टर्ब ना हो, राइट। सो आज हमने देख लिया आर्टिकल नंबर 25 तक। नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रोबेबली 26, 27, 28 देखेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद वाले सेशन में हम लोग अराउंड 30, चलो नेक्स्ट सेशन में अगर हम लोग और 4-5 देख लेते हैं, उसके बाद वाले सेशन में हम लोग 35 तक करके फिर खत्म कर देंगे। तो मैक्स टू मैक्स और 2 से 3 लेक्चर्स में हम लोग फंडामेंटल राइट्स पूरा खत्म कर देंगे, एंड देन हम लोग पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मूव कर जाएंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग टू मी विद पेशेंस। सो अगर आपको सेशन अच्छा लगा एंड आप लोग कुछ समझ पा रहे हो, आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। साइनिंग ऑफ एवरीवन।